Okay. Now put up a heading: Physical properties of haloalkanes. In the last lecture we have seen about the method of preparation of haloalkanes. जैसे हमने कहा कि पहला पार्ट जो चल रहा है इस चैप्टर का वो है एलिफेटिक हेलोअल्केन्स, एरोमेटिक नहीं। हम लोग बिल्कुल भी अराइल हैलाइड के बारे में डिस्कस नहीं कर रहे हैं। सो फिजिकल प्रॉपर्टी भी मैं अराइल हैलाइड की डिस्कस नहीं करूँगा। एनसीईआरटी में हेलोअल्केन और हेलोअरीन दोनों की फिजिकल प्रॉपर्टी एक साथ दी है। आपको सिर्फ कौन से सेक्शन पे फोकस करना है? फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलोअल्केन्स। एरीन्स की फिजिकल प्रॉपर्टी नहीं देखना है। फिजिकल प्रॉपर्टी में इनकी फिजिकल स्टेट यानी सॉलिड होते हैं, लिक्विड होते हैं, गैसियस होते हैं, इनका ऑर्डर यानी इनकी खुशबू, बदबू, ये वाला सेक्शन में कभी कवर नहीं करूँगा, ये ध्यान रखना। ऑर्गेनिक का कोई सा भी चैप्टर पढ़ाऊँ, 11th में भी तुमने ध्यान दिया होगा। फिजिकल स्टेट, कलर और ऑर्डर, ये 3 पॉइंट एज ए स्टूडेंट आपको ही कवर करना है। ये सॉलिड बट फिजिकल स्टेट में एक पॉइंट हमें ध्यान रखना है। सो हेडिंग डालो फिजिकल स्टेट। फिजिकल स्टेट इसमें लिखो एज एन द मोलिकुलर मास increases in a homologous series, as the molecular mass increases in homologous series, the physical state change from gaseous to solid. Gaseous to solid, ये एज यूजुअल कॉमन सेंस आपको हर कंपाउंड पे लगाना है। अब होमोलोगस सीरीज तो आप बोले नहीं होंगे कि दैट सीरीज विच शोज द डिफरेंस ऑफ 14, जहाँ 14 का डिफरेंस होता है। मेरे पास मिथाइल क्लोराइड है CH3Cl, तो इसमें CH2 ऐड कर दूँ तो क्या बन जाएगा? C2H5। क्या ऐड करने को बोला? CH2, ठीक है। जैसे ही CH2 ऐड करूंगा तो बन जाएगा C2H5। CH2 मतलब कितना? कार्बन का मास 12 प्लस 2 14, देन C3H7Cl, फिर मैंने एक CH2। तो ऐसी जो सीरीज बनेगी मिथाइल, इथाइल क्लोराइड, प्रोपाइल क्लोराइड, ब्यूटाइल क्लोराइड, पेंटाइल क्लोराइड, हेक्साइल क्लोराइड, ये सीरीज कहलाएगी होमोलोगस सीरीज। इसमें जो मिथाइल क्लोराइड और ये सब है ये शुरुआत के हो सकते हैं गैसियस हो और नीचे जाते जाते क्या होगा? सॉलिड। तो इसका रीजन क्या होता है? व्हाट इज द रीजन? यानी क्वेश्चन क्या होता है कि किसी भी होमोलोगस सीरीज में नीचे जाने पे एज वी मूव डाउन द ग्रुप इन अ होमोलोगस सीरीज, एज द मोलिकुलर मास इंक्रीजेस इन होमोलोगस सीरीज, द फिजिकल स्टेट चेंज फ्रॉम गैसियस टू सॉलिड। व्हाई? ये कॉम्पिटिटिव में कभी भी बोर्ड में नहीं आएगा। बोर्ड वालों को इसके ऊपर सोचना भी नहीं है। कॉम्पिटिटिव लेवल पे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि जितना ज़्यादा मोलिकुलर मास उतना ज़्यादा वैन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। वैन डर वाल फोर्स किस पे डिपेंड करता है? मोलिकुलर मास। जितना मास होगा उतना ज़्यादा और वैन डर वाल फोर्स हम पढ़ चुके हैं। इट इज़ अ टाइप ऑफ अट्रैक्टिव फोर्स, है ना। स्टेट्स ऑफ मैटर 11th क्लास वहाँ हमने देख लिया। तो दिस इज अबाउट फिजिकल स्टेट, जहाँ कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सिर्फ एक ही क्वेश्चन बन सकता है मुझ में। सो मोलिकुलर मास या फिजिकल स्टेट चेंज फ्रॉम गैसियस टू सॉलिड। व्हाई? बिकॉज वैन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ये लिख लो, ड्यू टू वैन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, या ऐसा भी लिख सकते हो मोलिकुलर मास इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वैन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ऐसा भी लिख सकते हो। मोलिकुलर मास इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वैन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ये इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, ठीक है। अब सेकेंड डालो हेडिंग, सेकेंड फिजिकल प्रॉपर्टी बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट पे जो क्वेश्चन बोर्ड में या कॉम्पिटिटिव में आएगा वही मैं डायरेक्ट लिखा रहा हूं। मतलब यही को, इसके अलावा कुछ और कॉन्सेप्ट को पकड़ना है। क्वेश्चन की लैंग्वेज बदल सकती है मुझ में। तो पहला क्वेश्चन लिखो, फर्स्ट क्वेश्चन, अरेंज दी chlorides of ethyl, propyl, butyl and butyl, ethyl, propyl, n-butyl
and methyl in decreasing order of their boiling point, in decreasing order of their boiling point. सेकेंड क्वेश्चन लिखो, अरेंज दी, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, अरेंज दी all structural isomers of, arrange the all structural isomers of C4H9Cl, C4H9Cl in decreasing order of their boiling point. थर्ड क्वेश्चन लिखो, अरेंज दी फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, कॉमा लगा के लिखते जाना, फ्लोराइड कॉमा क्लोराइड कॉमा ब्रोमाइड एंड आयोडाइड ऑफ इथाइल, iodide of ethyl in decreasing order of their boiling point. तीन क्वेश्चन है, तीन कैटेगरी से बिलोंग करते हैं. अब इसके नीचे हम लिखते हैं कॉन्सेप्ट. बॉइलिंग पॉइंट का क्वेश्चन, बॉइलिंग पॉइंट मैं अल्कोहल में पढ़ाऊं, एल्डिहाइड कीटोन में पढ़ाऊं, उनमें या अभी हेलोल्केन हेलोरिन में. ऑर्गेनिक कंपाउंड का बॉइलिंग पॉइंट दो प्रिंसिपल पे डिपेंडेंट है. वो दो प्रिंसिपल कौन से? पहला, बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर मास. दूसरा, ये यूनिवर्सल रूल है, कॉपी के टॉप पे नींद में भी याद होना चाहिए अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में और बोर्ड में फोकस करना है. बॉइलिंग पॉइंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ब्रांचिंग, मतलब ब्रांच स्ट्रक्चर. जितना ज्यादा मॉलिक्यूलर मास उतना ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट. हाँ, मजेदार कहाँ है, इसके पीछे वाई लगा दूं तो वो कॉम्पिटिटिव का क्वेश्चन बन गया, मतलब कॉन्सेप्ट है. रटने वालों के लिए इतना काफी है. इन दो से ये तीनों क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं. पहला जो क्वेश्चन दिया है अगर उसमें फोकस करें, फर्स्ट क्वेश्चन पे, फर्स्ट क्वेश्चन रिपीट करो, क्या है? अभी देखो सब में कार्बन चेंज हो रहा है. सबसे पहले क्वेश्चन, मिथाइल क्लोराइड CH3Cl, इथाइल क्लोराइड C2H5Cl, C3H7Cl एंड C4H9Cl. ठीक है, क्लोरीन तो सब में कॉमन है. जैसे जैसे आप नीचे जा रहे हो मॉलिक्यूलर मास क्या हो रहा है, बढ़ रहा है. मतलब सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट इसका हुआ ना. अगर मैं इसको 1 नंबर दे दूं, 1 2 3 4, तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में आंसर हो गया 4 3 2 1. क्वेश्चन नंबर 1 खत्म हो जाता है. किस कॉन्सेप्ट से हो गया? इससे. अभी वाई का आंसर नहीं आया, इससे ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया, बोर्ड का काम हो गया. कॉम्पिटिटिव में अगर ऊपर ऊपर से खेला तो ये वाला काम हो गया. लेकिन अगर एजर्शन रीजन पूछ लिया, स्टेटमेंट बना के पूछ लिया, तो फिर ये इतने से काम नहीं चलेगा. दूसरे क्वेश्चन में क्या किया मैंने? आइसोमर दे दिया. बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन बनाया है. ये बिल्कुल ट्रिकी क्वेश्चन है. आपको पहले पता होना चाहिए कि C4H9Cl के टोटल आइसोमर कितने होते हैं. कौन से बोले? स्ट्रक्चरल आइसोमर. तुमने जब नॉमेनक्लेचर की लिस्ट पढ़ी थी, स्ट्रक्चर, कॉमन नेम एंड आईयूपीएसी की, तो मैंने बताया था C4H9Cl के टोटल 4 आइसोमर होते हैं. मुझे में कितने आइसोमर होते हैं? 4. सो 1 1 करके देखते हैं. 1 क्लोरोब्यूटेन यानी N ब्यूटाइल क्लोराइड. इसे घोट लो अगर ये याद नहीं है. N ब्यूटाइल क्लोराइड पहला. दूसरा 2 क्लोरोब्यूटेन सेक ब्यूटाइल क्लोराइड, इसे बोलते हैं सेकेंडरी ब्यूटाइल क्लोराइड. ध्यान से सुनो, SEC सेक रिप्रेजेंट
थर्ड आइसोब्यूटाइल क्लोराइड, फोर्थ टर्ड ब्यूटाइल क्लोराइड 3 डिग्री टर्ट। इन चारों का मोलिकुलर मास तो सेम ही आएगा, मतलब यहां पर ये वाला कॉन्सेप्ट अप्लाई, बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलिकुलर मास यहां अप्लाई नहीं हो सकता, बट बॉइलिंग पॉइंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ब्रांच। जितनी ज्यादा ब्रांच उतना कम बॉइलिंग पॉइंट। वाई का आंसर अभी नहीं आया, अभी ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा इससे, इसमें भी कंफ्यूजन आएगा। अभी कैसे देखो, ये 3 डिग्री है, इसमें सबसे ज्यादा ब्रांच है, तो ये सबसे कम है, इसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम। ये 1 डिग्री है, प्योर लीनियर, ये तो बिल्कुल सीधा है ना, तो सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट इसका। तो आंसर हमारे पास आ गया कि 1 सबसे ज्यादा होगा और 4 सबसे कम होगा। अब 2 और 3 में लड़ाई हो रही है, तो ब्रांच किस में ज्यादा है? थर्ड में ब्रांच ज्यादा दिख रही है ना। हमेशा दिखता है कि 5 जितने, ऐसा नहीं देखे, ब्रांचिंग के लिए डिग्री देखी जाती है। ये 2 डिग्री है, ये 1 डिग्री है, इसलिए इसमें ब्रांच कम है और इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है। तो 1 के बाद आएगा 3 और 3 के बाद आएगा 2, बस यहीं पे ट्विस्ट है। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट इज कंफ्यूज अबाउट 2 and 3। तो हमें क्या दिखता है, हम देखते हैं कि किसमें ज्यादा फैला हुआ है, जो दिख रहा है तो उसमें ब्रांचिंग ज्यादा दिख रही है। हमें क्या देखना है? डिग्री। यहाँ अब कहने का तो बोलेंगे सर ये भी 1 डिग्री है, ये भी 1 डिग्री है, बट जब दोनों 1 डिग्री है तो फिर उसके कंपैरिजन में यहाँ ब्रांच है और यहाँ ब्रांच बिल्कुल भी नहीं है। तो ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाता है ना। लिखना अभी बिल्कुल नहीं है, जब तक पहले समझ नहीं लो उसके बाद ही पूरा लिखना भाई। ये कॉन्सेप्ट हो गया, ये कॉन्सेप्ट हो गया। अब समझदारों के लिए देखिए, जो एडवांस में पढ़ना चाहते हैं, एडवांस मतलब कि हेलो अल्केन में बैठे बैठे हम अल्कोहल वाला हिस्सा भी खत्म कर दें, क्या करना है? जहां जहां क्लोरीन लगा है उन सबको हटा के OH लगा दो। मिथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल, ब्यूटाइल पैरापाइल अल्कोहल, ब्यूटाइल अल्कोहल। जहां जहां Cl लगा है वहां OH लगा दो। यही बात मैं अल्कोहल में रिपीट करूंगा। अल्कोहल में जब हम फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ेंगे ना, तो यही क्वेश्चन सेम, बस सेम क्वेश्चन, सेम लैंग्वेज आएगी, बस OH आ जाएगा। आंसर तो यही रहने वाला है, आंसर में कोई परिवर्तन, ऑर्डर तो यही रहेगा। आया समझ में? अब तीसरा क्वेश्चन आप लोगों को सॉल्व करना है, फटाफट देख लो। थर्ड क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा? बिना अभी कुछ लिखे जो सीखा है उससे थर्ड क्वेश्चन का आंसर। समीर, उसमें सब में क्या कॉमन है? कार्बन की चेन तो कॉमन है, मतलब कौन सा रूल अप्लाई होगा? फर्स्ट वाला। सो थर्ड क्वेश्चन का आंसर भी मैं यहाँ लिख देता हूँ भाई, है ना। वो थर्ड क्वेश्चन का जो आंसर है, थर्ड, उसमें क्या हो रहा है? इथाइल 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 कॉमन है, सब में C2H5 है, C2H5 C2H5 एंड C2H5। लेकिन हो क्या रहा है? यहाँ फ्लोरीन, यहाँ क्लोरीन, यहाँ ब्रोमीन और यहाँ आयोडीन। मान लो ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है। ये क्वेश्चन नंबर 3 है, ठीक है, क्योंकि इनको तो देखना ही नहीं है, ये तो कैंसिल। सो मास के बेस पे ये इजीली हो जाएगा। तो तीनों क्वेश्चन हमारे यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट से रिलेटेड क्लियर हो जाते हैं। सो whenever a question of boiling point is given in organic chemistry, you have to apply this two concept. Boiling point is directly proportional to molecular mass, boiling point is inversely proportional to branching. जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे हम एक और रूल लिखेंगे, थर्ड, जो यहाँ अप्लाई नहीं होता बट अल्कोहल में, बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। है ना। तो पहले तो ये तीनों क्वेश्चन के आंसर में इसके नीचे लिखोगे, फिर वाई वालों का मैं आंसर दे रहा हूँ कि वाई का क्या है। तो वाई वाला सेक्शन पहले कवर कर रहा हूँ। वाई बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलिकुलर मास। ये किसको समझ में आएगा? जिन लोगों ने स्टेट्स ऑफ मैटर 11th क्लास से पढ़ा होगा कि बॉइलिंग पॉइंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेपर प्रेशर। जितना ज्यादा मास उतना ज्यादा वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, अभी बताया। जितना ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतना कम वेपर प्रेशर, जितना कम वेपर प्रेशर उतना ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट।
हो गई कहानी क्लियर? समझ में? बॉइलिंग पॉइंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ब्रांचिंग। ब्रांचिंग से क्या होता है, जितनी ज्यादा ब्रांचिंग उतना कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। समझ में? दो सिमेट्रिकल लोगों को पास में बिठाना बहुत आसान है, लेकिन एक अनसिमेट्रिकल है। अब ब्रांचिंग मतलब क्या होगा, अनसिमेट्रिकल। उनमें कैसे फैले हुए, वो फैले हुए हैं तो उनको पास में हम क्या, उनकी क्लोज पैकिंग नहीं कर सकते। क्या नहीं हो सकती? जब वो पास में नहीं आ सकते उनमें, जैसे ये है, लेकिन अगर लीनियर है तो देखो, लीनियर को सब एक ही लाइन में आप जोड़ सकते हो ना, एक के बाद एक, एक के बाद एक के बाद एक, तो एक पूरी लेयर बन जाएगी। लेयर बन जाएगी तो क्या होगा, अट्रैक्शन बढ़ेगा। यहां इसके पास में ही इसी का एक और मॉलिक्यूल रखो तो कोई अट्रैक्शन, एन ब्यूटाइल के पास में एन ब्यूटाइल आएगा, उसी के नीचे लगा दो, देखो बिल्कुल पास में आ सकता है ना, बिना कोई प्रॉब्लम के, कोई स्पेस भी नहीं होगी। अब आप टर्शियरी ब्यूटाइल क्लोराइड के नीचे टर्ड ब्यूटाइल क्लोराइड लाओ, आ ही नहीं पाएगा। क्या प्रॉब्लम आएगी? वो जी में अभी सोचो ना, मेरे पास में किसी को खड़ा करना है, वो इजीली खड़ा हो जाएगा। ऐसा फैल के खड़ा हो तो क्या होगा? वो जी में भाई साहब खड़े नहीं, क्या कर रहे हैं, नहीं समझे? तो उसको ये अरेंजमेंट पॉसिबल है। कॉन्सेप्ट ध्यान, मेरे दोनों क्वेश्चन के आंसर हो गए। व्हाई बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर, बिकॉज molecular mass is directly proportional to van der Waals force of attraction. Due to this van der Waals force, vapor pressure decreases, hence boiling point increases. Similarly, if branching increases, then force of attraction decreases. तो यहाँ सरफेस एरिया से भी रिलेट कर देते हैं। ब्रांचिंग का मतलब क्या हो गया, अभी जितना ज्यादा सरफेस एरिया उतना ज्यादा वेपर प्रेशर, उतना कम बॉइलिंग पॉइंट। ब्रांच कर देने से सरफेस एरिया बढ़ जाता है। क्या हो जाता है? ब्रांचिंग करने से क्या हो जाता है, सरफेस एरिया बढ़ जाता है मुझे में, और सरफेस एरिया बढ़ने से उनकी वेपर प्रेशर और बढ़ जाता है। जो एक क्लोज अरेंजमेंट में आ रहे थे वो क्लोज अरेंजमेंट में नहीं आएंगे, सरफेस एरिया पे इफेक्ट पड़ेगा। सो वो सरफेस एरिया से रिलेशन है इनकम। सो दिस इज अबाउट बॉइलिंग पॉइंट। यहाँ बॉइलिंग पॉइंट से रिलेटेड हमारा पॉइंट फिनिश हो जाता है। इसके बाद आएगा सोल्यूबिलिटी, बट पहले ये बॉइलिंग पॉइंट से रिलेटेड इन 3 क्वेश्चन के आंसर लिखना है। इसके बाद उन 2 जो क्वेश्चन दिए हैं, है ना, उनका वाई लगाकर आंसर लिखना है। वो वाई किसको लिखना है? सिर्फ कॉम्पिटिटिव वालों को। वाई बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वाई बॉइलिंग पॉइंट दिस, तो वाई का आंसर जो है एक्सप्लेनेशन उसको, कॉन्सेप्ट क्लियर करोगे तो अच्छा है। तो 1, 2 एंड 3 के क्वेश्चन के आंसर है, लिख लो भाई इसको। चलो, सो नेक्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ हेलो अल्केन, सोल्यूबिलिटी। सोल्यूबिलिटी की जब भी बात होगी वो होगी वाटर में सोल्यूबिलिटी देखी जाएगी। भले ही ऑर्गेनिक कंपाउंड्स नॉन पोलर होते हैं, है ना, बट एवरी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर नॉट नॉन पोलर, दे हैव सम पार्शियल पोलरिटी आल्सो। ऑल दोज क्वेश्चन विच आर गिवन इन द बॉइलिंग पॉइंट, सेम क्वेश्चन विल बी कवर्ड इन दी सोल्यूबिलिटी। मतलब क्या है, जो जो क्वेश्चन मैंने बॉइलिंग पॉइंट के लिए लिखवाए हैं, बस आपको उसी की जगह बॉइलिंग पॉइंट की जगह क्या लगा देना है, सोल्यूबिलिटी वर्ड लगा देना है। अरेंज दी फॉलोइंग इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ सोल्यूबिलिटी, सेम। लेकिन सोल्यूबिलिटी का प्रिंसिपल किस पे डिपेंड करेगा? ऑल्दो ऑल हेलो अल्केन्स आर इनसोल्यूबल इन वाटर, क्योंकि दे हैव नो टेंडेंसी टू फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड विद वाटर। कंपैरेटिव सोल्यूबिलिटी देख रहे हैं, किससे देखेंगे? अगर आपसे कोई पूछे कि हेलो अल्केन और अल्कोहल में से कौन वाटर सोल्यूबल है, अल्कोहल्स आर मोर सोल्यूबल देन हेलो अल्केन्स। व्हाई हेलो अल्केन्स आर इनसोल्यूबल इन वाटर? बिकॉज दे कैन नॉट फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड विद वाटर। ये एनसीईआरटी के इंडेक्स में क्वेश्चन है या एक्सरसाइज में, दोनों में से किसी में क्वेश्चन है, बट इनमें पार्शियल पोलरिटी है ना, CH3 CH2 Cl, तो इस पे पार्शियल माइनस है और इस पे पार्शियल प्लस है। ड्यू टू दिस पार्शियल पॉजिटिव एंड माइनस, बट दिस पार्शियल पोलरिटी इज नॉट सफिशिएंट टू मेक हाइड्रोजन बॉन्ड विद वाटर, दैट्स व्हाई दे आर इनसोल्यूबल इन वाटर। सो एज अ बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू हमारा पॉइंट खत्म हो जाता है। बोर्ड में सोल्यूबिलिटी की अरेंजिंग पे क्वेश्चन बहुत रेयरली आएगा। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सेम वही 3 क्वेश्चन जो बॉइलिंग पॉइंट में पढ़े हैं, इसलिए क्वेश्चन लिखने में टाइम खराब नहीं करना है। आप लोग लिखेंगे नोट्स में, अभी नहीं, जब नोट्स बनाओगे तब लिखोगे कि सेम क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या था
C2H5 Cl, CH3 Cl, C3H7 Cl and C4H9 Cl. मिथाइल क्लोराइड, इथाइल क्लोराइड, प्रोपाइल क्लोराइड and butyl chloride. Arrange the four in decreasing order of their solubility. यही क्वेश्चन मैंने बॉइलिंग पॉइंट के लिए पूछा था, इसी क्वेश्चन को सोल्यूबिलिटी में दे दिया। बॉइलिंग पॉइंट का प्रिंसिपल जो था वो दो रूल पे डिपेंडेंट था, सोल्यूबिलिटी का भी है, ये यूनिवर्सल रूल है। सोल्यूबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर मास। सोल्यूबिलिटी इज, this is the most important principle. Second, solubility is directly proportional to branching. जो रूल हमने अभी बॉइलिंग पॉइंट के लिए पढ़ा उसका ठीक उल्टा। अब इसके पीछे वाई लगा दोगे तो आंसर आपको ऑटोमेटिक, जितना ज्यादा मास होगा देखो यहां पे प्लस माइनस चार्ज कम होते जाएगा, पोलैरिटी डिक्रीज हो जाएगी, मास बढ़ जाने से मुझे पोलैरिटी डिक्रीज हो जाए। वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का सोल्यूबिलिटी से कोई रिलेशन नहीं है। वाटर में सोल्यूबल होने के लिए हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी होना चाहिए, हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने के लिए पोलैरिटी चाहिए। सो सोल्यूबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर मास एंड सोल्यूबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ब्रांचिंग। अगर यही दो पढ़ा दूं तो मुझे बोलने की जरूरत ही नहीं है कि जो तीनों क्वेश्चन है उसके आंसर आप ही निकाल लोगे। जो आंसर आए थे बॉइलिंग पॉइंट के बस उनका उल्टा कर दो, सोल्यूबिलिटी का आंसर आ गया। इसका बॉइलिंग पॉइंट का आंसर क्या है? 4 3 2 1, सोल्यूबिलिटी 1 2 3 4, डिक्रीजिंग ऑर्डर में आंसर आ गया। तो यहाँ 1 2 3 4, वहां जाएगा 4 3 2 1। ये पहला क्वेश्चन हमारा कवर हो जाता है। दूसरा जो क्वेश्चन था उसमें हमने आइसोमर दिए थे, आइसोमर्स ऑफ C4H9Cl। C4H9Cl के 4 आइसोमर, एन ब्यूटाइल, आइसोब्यूटाइल, सेक ब्यूटाइल, टर्ड ब्यूटाइल। सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट है किसका? एन ब्यूटाइल का। बट अब सबसे ज्यादा कम सोल्यूबिलिटी होगी एन ब्यूटाइल की और सबसे ज्यादा सोल्यूबिलिटी होगी टर्ड ब्यूटाइल की। तो डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूं, टर्ड ब्यूटाइल क्लोराइड। फिर आएगा सेक ब्यूटाइल, सेक ब्यूटाइल के बाद आएगा आइसोब्यूटाइल एंड देन एन ब्यूटाइल। दिस इज द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ सोल्यूबिलिटी। सेकेंड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन क्या है? फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड एंड आयोडाइड। ऑटोमेटिक आंसर आएगा, आयोडाइड की सोल्यूबिलिटी सबसे कम होगी क्योंकि उसका मास क्या है? ज्यादा है। सो क्वेश्चन को मैं एक बार रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से सुनना। जो क्वेश्चन बॉइलिंग पॉइंट के लिए 3 क्वेश्चन लिखा है, सेम वही क्वेश्चन सोल्यूबिलिटी, पहले सोल्यूबिलिटी हेडिंग डालना है, हेडिंग डाल के वही 3 क्वेश्चन लिखना है, बॉइलिंग पॉइंट की जगह वर्ड सोल्यूबिलिटी लगाना है और उनका आंसर लिखना है। प्रिंसिपल ये रहा, द सोल्यूबिलिटी ऑफ हेलो अल्केन्स आर बेस्ड ऑन दिस 2 प्रिंसिपल। Solubility is inversely proportional to molecular mass and solubility is directly proportional to branching। तो यहाँ हमारा solubility वाला सेक्शन खत्म हो जाता है। पहले समझ लो, लास्ट फिजिकल प्रॉपर्टी है डाइपोल मोमेंट। लास्ट फिजिकल प्रॉपर्टी जिसमें ये प्योरली कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए है, डाइपोल मोमेंट। पहले सुनो समझो उसके बाद ही लिखना उन्हें में। डायपोल मोमेंट का, डायपोल मोमेंट हमें पता है कि डायपोल मोमेंट विच इज रिप्रेजेंटेड बाय म्यू, म्यू इक्वल टू होता है क्यू इंटू डी, चार्ज इंटू डिस्टेंस। फिजिक्स में भी पढ़ा डायपोल मोमेंट, द यूनिट ऑफ डायपोल मोमेंट डी बाय सॉरी। सो ये जो डायपोल मोमेंट का जो सेक्शन है, इसमें डायपोल मोमेंट के लिए मतलब पोलैरिटी जरूरी है। मोस्ट फेमस क्वेश्चन है, हर किसी को कंफ्यूजन हो जाता है इसलिए इसको लिखना जरूरी है। क्वेश्चन है, अरेंज मिथाइल, फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड एंड आयोडाइड इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर डायपोल मोमेंट।
मतलब मिथाइल का फ्लोराइड, मिथाइल का क्लोराइड, मिथाइल का ब्रोमाइड और मिथाइल का आयोडाइड। नंबर दे दो इनको 1 2 3 4। तो क्वेश्चन मैंने बोला है ये क्वेश्चन लिखना है, ठीक है, बट सोल्युबिलिटी लिखने के बाद हेडिंग डालोगे डायपोल मोमेंट, फिर ये क्वेश्चन लिखोगे अरेंज दी फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड एंड आयोडाइड ऑफ मिथाइल इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर डायपोल मोमेंट। अब इसका आंसर क्या होगा? हम सबको पता है कि फ्लोरीन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, अभी तो याद रह जाएगा, बट कॉम्पिटिटिव एग्जाम में एक साथ बहुत सारा डेटा होता है, तो हमारे माइंड में कंफ्यूजन क्या होता है कि जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा उतने ज़्यादा वो इलेक्ट्रॉन खींचेगा, जितने इलेक्ट्रॉन खींचेगा यानी सबसे ज़्यादा प्लस और माइनस यहीं पे आएगा, जितनी ज़्यादा पोलैरिटी उतना ज़्यादा डायपोल मोमेंट। सो हमें क्या लगता है कि फ्लोराइड यानी मिथाइल फ्लोराइड का डायपोल मोमेंट सबसे ज़्यादा, मतलब आंसर क्या होना चाहिए था? एक्सपेक्टेड आंसर 1 2 3 4, बट आंसर ऐसा नहीं। जो करेक्ट आंसर है वो है 2 1 3 4, और ये ऑब्जर्वेशन टेबल एक दी हुई है एनसीईआरटी में, उस पे है। सवाल है ऐसा क्यों? ऑल्दो फ्लोरीन, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन यहां है, यानी क्वेश्चन नंबर 2। ये बहुत ही प्यारा कॉन्सेप्चुअल। ऑल्दो फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन क्लोरीन, देन व्हाई डायपोल मोमेंट ऑफ मिथाइल क्लोराइड इज मोर देन मिथाइल फ्लोराइड? मिथाइल क्लोराइड का मिथाइल फ्लोराइड से ज़्यादा क्यों है, जबकि फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है? इसका आंसर होता है इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन। फ्लोरीन की साइज बहुत कम है, ड्यू टू स्मॉल साइज ऑफ फ्लोरीन there is a inter इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन। अब इंटर इलेक्ट्रॉनिक मतलब फ्लोरीन इतना छोटा है कि कार्बन और फ्लोरीन इन दोनों की इलेक्ट्रॉनों के बीच क्या है? रिपल्शन हो रहा है। बॉन्ड बनाने के लिए पास में आए थे, कैसे बॉन्ड बनता है ये समझाने के लिए इसको नहीं लिखना है, ये वाला पॉइंट। ये फ्लोरीन और कार्बन यानी मिथाइल के दोनों के बीच एक एक इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग हो रही है। फ्लोरीन की साइज इतनी छोटी है कि जो उसकी लोन पेयर है और ये शेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इनमें क्या हो रहा है? रिपल्शन हो रहा है। रिपल्शन की वजह से पोलैरिटी कम हो रही है। क्या हो रही है? इस रिपल्शन के कारण ये अनस्टेबल बन रहा है। बट अगर ऑब्जर्वेशन टेबल में जो डेटा दिया है उसी को अगर मुझे और क्वेश्चन में कन्वर्ट करना है कि अरेंज मिथाइल क्लोराइड, मिथाइल क्लोराइड, मिथाइल क्लोराइड, आयोडीन इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर बॉन्ड लेंथ। कौन सी बॉन्ड लेंथ? कार्बन और फ्लोरीन के बीच में। तो जैसे जैसे नीचे जा रहे हैं बॉन्ड लेंथ बढ़ते जा रही है। ये तीसरा क्वेश्चन है बॉन्ड लेंथ पे, बट बोर्ड में बॉन्ड लेंथ पे क्वेश्चन नहीं आता, डायपोल मोमेंट पे ही आता है, इसलिए ये वाला सेक्शन हमने कवर किया है। तो डायपोल मोमेंट पे 2 क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2। सोल्युबिलिटी पे 3 क्वेश्चन है, तीनों देख लिए, जो बॉइलिंग पॉइंट में लिखा है वही। डायपोल मोमेंट में इन 2 क्वेश्चन के आंसर हमें फाइंड आउट करना है। जो कॉम्पिटिटिव की तैयारी कर रहे हैं वो बॉन्ड लेंथ पे भी क्वेश्चन बनाकर लिखेंगे और बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी पे भी, मतलब उन्हें इस सेक्शन में 2 और फिजिकल प्रॉपर्टी ऐड करना है जो कॉम्पिटिटिव की प्रिपरेशन कर रहे हैं, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी एंड बॉन्ड लेंथ। Bond dissociation means the amount of energy required to break these carbon halogen bond, which is known as bond dissociation enthalpy. And bond dissociation enthalpy is inversely proportional to bond length. ये मैं सिखा देता हूँ। यहां लिखा है bond dissociation is inversely proportional to bond length. जितनी ज्यादा bond length उतनी कम बॉन्ड डिसोसिएशन है, इसलिए मिथाइल आयोडाइड को ब्रेक करना आसान है एज कंपेयर टू मिथाइल फ्लोराइड। इसको तोड़ने जाओगे तो बहुत कम एनर्जी लगेगी, इजीली ये ब्रेक हो जाएगा।
मतलब अगर मुझे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देना हो तो आयोडीन को हटाना इजी है, आयोडीन को हटा के किसी दूसरे को लगाना, एज कम्पेयर टू फ्लोरीन को हटाकर लगाने के, क्योंकि आयोडीन की खुद की साइज बहुत बड़ी है, जिसकी वजह से बॉन्ड लेंथ क्या हो गई, बढ़ गई। ये कैसा बॉन्ड है, यहाँ पे किसके बीच गठबंधन हुआ है, एक मोटे पेट वाला और एक पतले, ये बड़ा सा आयोडीन और ये छोटा सा मिथाइल, बट न्यूक्लियस तो दूर है ना, तो बॉन्ड लेंथ तो बढ़ गई ना। तो मिथाइल आयोडाइड में ये वाला, तो ये वाला सेक्शन तो सिर्फ समझने के लिए है, यहाँ पर बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी दो टॉपिक आप अपने अकॉर्डिंग ऐड करोगे, उसका बोर्ड से कोई संबंध नहीं होता मुझे में, ठीक है ना। इसको लिख लो अच्छे से पूरा कंप्लीट। स्टॉप।